डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है यूजीसी नेट 11 पेपर 1 और इसमें आज हम अध्ययन करेंगे मूल्यांकन प्रणाली यानी कि इवोल्यूशन सिस्टम। और आपकी जो 2023 की जो सिलेबस है उसमें 4 तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। फर्स्ट है मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। सेकेंड है उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, यानी कि आपको क्या दिया जाता है, जो 11वीं की क्लास में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो आपको एक सिलेबस यानी कि विषय चुनने का अधिकार दे दिया जाता है। यदि आप साइंस में लिए रहते हैं, यदि कोई दिक्कत होता है आपको, या मैथ लिए रहते हैं कोई दिक्कत होता है, तो आपको अदर कोई सब्जेक्ट है, आर्ट सब्जेक्ट आदि चुनने के लिए क्या दिया जाता है, आपको क्रेडिट दिया जाता है। इसी को कहा गया है विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, यानी कि आपको कुछ विकल्प दिए जाते हैं। ये फिर है कंप्यूटर बेस्ड आधारित परीक्षा, यानी कि कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन हो गया। फिर मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। तो इन 4 तथ्यों को आपके मूल्यांकन प्रणाली में सम्मिलित किया गया है। तो आज हम यही अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा क्लास नंबर 8 है, बाकी क्या आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मूल्यांकन प्रणाली के अर्थ, परिभाषा। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। फिर जो 9 क्लास में है उसमें हम अध्ययन करेंगे जो विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा है और मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार है। क्योंकि एक ही क्लास में ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इससे क्या होता है, जो तथ्य होते हैं वे हमें ज़्यादा समय तक के याद नहीं रहते। तो हम इसे क्या करेंगे, व्यवस्थित ढंग के समझ कर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं मूल्यांकन के अर्थ। मूल्यांकन के अर्थ। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है निर्णय प्रदान करना, यानी कि हम क्या करते हैं, आपको जब पढ़ाते रहते हैं तो आपको जब तक पढ़ाई आपका कंप्लीट नहीं होता तब तक के हम किसी न किसी आधार पर आपका मूल्यांकन करते ही रहते हैं। जैसे कि कक्षा में आपको पढ़ाते रहते हो तो क्या करते हैं, बीच से ही उठा के आपको प्रश्न पूछ देते हैं या कुछ चीज़ के बारे में जानकारी मांगते हैं। ये भी क्या है, एक प्रकार का मूल्यांकन करते हैं हम आप लोगों का पूरा वार्षिक जो अध्ययन है वो कंप्लीट होता है। फिर क्या करते हैं, वार्षिक मूल्यांकन भी करते हैं, जिससे आपका वार्षिक रिजल्ट निकलता है। ये क्या होता है, निर्णय प्रदान करना, इसी को मूल्यांकन कहते हैं। फिर है आधुनिक समय में परंपरागत जांच और परीक्षा के स्थान पर नए शब्द मूल्यांकन को क्या किया जा रहा है, काम में लिया जा रहा है, यानी कि प्रयोग में लिया जा रहा है। पहले क्या बोलते थे, परंपरागत जांच में उसको परीक्षा के नाम से जानते थे, लेकिन अभी क्या करते हैं, अभी मूल्यांकन के नाम से पुकारने लगे हैं। ये जो मूल्यांकन है यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप जब एडमिशन लेंगे या जब तक कि आप अध्ययन करेंगे तब तक कि या अध्ययन नहीं करेंगे, फिर भी कोई ना कोई व्यक्ति आपका किसी न किसी प्रकार से मूल्यांकन जरूर करेगा। आपकी सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करेगा या आपके जो दृष्टिकोण है, व्यवहार है, उसका मूल्यांकन करेगा। यानी कि मूल्यांकन क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक के आपको साथ नहीं छोड़ेगी। कोई ना कोई व्यक्ति आपका किसी न किसी आधार पर मूल्यांकन जरूर करेंगे। ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, इस प्रकार से मूल्यांकन करते ही रहेंगे वो। फिर है परिभाषा मूल्यांकन की। तो चलिए देख लेते हैं विद्वानों ने मूल्यांकन को किस प्रकार से परिभाषित किया है। परिभाषा। एडम्स के शब्दों में किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। जैसे कि शिक्षण क्या है, एक प्रक्रिया है और इसका हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं या निर्धारण करते हैं, वही क्या है, मूल्यांकन हो गया। फिर है किसी वस्तु, जैसे कि आपका पेन है, पेन का महत्व को हम निर्धारित करेंगे, वो क्या हो जाएगा, पेन का मूल्यांकन हो जाएगा, इस प्रकार से। फिर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुसार विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट को कौन समझ पाएगा, एक शिक्षक ही समझ पाएगा। और बाकी की जो सामाजिक प्रक्रिया है उसे तो समाज के लोग समझ ही पाएंगे। तो समाज के लोग सामाजिक क्षेत्र में मूल्यांकन जरूर कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी का मूल्यांकन किनको करना चाहिए, समाज के लोगों को नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही विद्यार्थी को सही आधार पर समझ पाएंगे। ये फिर है कोठारी आयोग के अनुसार तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली है उसका एकीकृत भाग और शैक्षणिक उद्देश्यों से पूरी तरह से संबंधित है। यानी कि जो शिक्षण प्रणाली के अंग है और उसके जो उद्देश्य है उससे क्या है, जो मूल्यांकन है वह संबंधित है। क्योंकि बिना मूल्यांकन के क्या होगा, आपके शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या होगा, कंप्लीट ही नहीं होगा। क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, जो विद्यार्थी है उनमें क्या करना, शिक्षण के माध्यम से सर्वांगीण विकास।
और विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हुआ है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? मूल्यांकन के जरिए ही पता चलेगा। तो इस प्रकार क्या है, जो शिक्षण कार्य है उससे जो मूल्यांकन है वह क्या है, पूरी तरीके से संबंधित है। फिर है, यह विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों और शिक्षक की निर्देशन विधि पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। यानी कि मूल्यांकन क्या करता है, विद्यार्थियों की जो आदतें, उनकी गतिविधियां हैं उन पर, और जो शिक्षक है उसकी निर्देशन विधि पर क्या करता है, बहुत अधिक या ज़्यादा प्रभाव डालता है। कैसे? जो विद्यार्थी होता है क्या होता है, प्रारंभ में कमज़ोर होता है, यानी कि स्मृति स्तर में होता है, लेकिन शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षण के माध्यम से उसको ज्ञान प्रदान करता है। फिर क्या होता है, विद्यार्थी का मूल्यांकन करते रहते हैं। विद्यार्थी को क्या करते हैं, कुछ उनके साथ गतिविधि एक्टिविटी करते हैं, फिर उनसे प्रश्न पूछते रहते हैं, उनके ज्ञान की मूल्यांकन करते रहते हैं। फिर क्या होता है, विद्यार्थी का धीरे धीरे विकास होते जाता है। इस प्रकार से उनकी गतिविधियों पर क्या करता है, मूल्यांकन का प्रभाव पड़ते जाता है। इस प्रकार न केवल शैक्षिक उपलब्धियों अपितु इसके सुधार में भी सहायता करता है। यानी कि मूल्यांकन क्या करता है, शैक्षणिक उपलब्धि के साथ साथ व्यक्ति के सुधार में भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। फिर है नेक्स्ट जो परिभाषा है वह है J.W. राइस्टोन के अनुसार। तो मूल्यांकन एक नवीन शब्दावली है जो क्या करता है, मापन या मापक के व्यापक स्वरूप को परिभाषित करता है। यानी कि जो मूल्यांकन है वह क्या करता है, जो ज्ञान है उसको मापता है कि किस व्यक्ति के पास कितना ज्ञान है, इसको क्या करेगा, मूल्यांकन के माध्यम से माप करते हैं, उसकी जांच करते हैं। फिर है परंपरागत मूल्यांकन में विद्यार्थी के केवल शैक्षणिक पक्ष को ही शामिल किया जाता है। यानी कि परंपरागत मूल्यांकन क्या हो गया, जो परंपरागत शिक्षण है वो क्या कहता है, संकुचित होता है, इसीलिए उसमें क्या किया जाता है, केवल शैक्षिक पक्ष को ही मापा जाता है। लेकिन आधुनिक शिक्षा में क्या हो गया है, जो विद्यार्थी है उसके शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, चिंतन प्रक्रिया, व्यक्तित्व सभी को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, उस सभी को माप किया जाता है। और उसके साथ साथ भी पाठ्यक्रम पर भी क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है, ताकि जिस स्टैंडर्ड के विद्यार्थी है उस स्टैंडर्ड के पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। यानी कि इन सभी को मापा जाता है वर्तमान में आधुनिक शिक्षा में। लेकिन जो प्राचीन शिक्षा थी परंपरागत, उसमें क्या किया जाता था, केवल शैक्षणिक पक्ष को ही शामिल किया जाता था, जो कि सही नहीं है। तो ये हो गया आपका मूल्यांकन की परिभाषा। अब उनके जनक भी देख लेते हैं, जो परंपरागत मूल्यांकन है उनके जनक कौन है और आधुनिक मूल्यांकन के जनक कौन है। परंपरागत मूल्यांकन के जो जनक है वो है J.S. राइस, और आधुनिक मूल्यांकन के जो जनक है वो है B.S. ब्लूम। तो इनके जनक को आप याद रखेंगे क्योंकि यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उनके तत्वों को अध्ययन कर लेते हैं, फिर उनके प्रकार को देखेंगे। एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे एलिमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन के तत्व। फिर हम अध्ययन करेंगे टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन के प्रकार। तो पहले हम ये अध्ययन कर लेते हैं। मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे कि मूल्यांकन को उत्कृष्ट बनाने में इन तत्वों को क्या किया जाता है, संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से। यानी कि जो मूल्यांकन होता है वो क्या करता है, शिक्षण कार्य को सर्वोत्तम बनाता है। तो उनके प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, जो शिक्षण कार्य को सर्वोत्तम बनाए। फर्स्ट जो तत्व है वो है उच्च स्तर समर्थन के साथ मूल्यांकन। यानी कि मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, उसमें सहयोग बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उच्च स्तर का मूल्यांकन होना चाहिए। यानी कि जो शिक्षक होता है वो क्या होना चाहिए, एक पेशेवर होना चाहिए, उस सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, प्रख्यात ज्ञाता होना चाहिए, या उसे मूल्यांकन में क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से मूल्यांकन कर पाए। जैसे कि शिक्षक का मूल्यांकन पेशेवर शिक्षण मानकों पर आधारित होना चाहिए। यानी कि लगातार जो शिक्षण मानक है उस पर आधारित होना चाहिए उनका मूल्यांकन। फिर है यानी कि जो जिस आधार पर आप मूल्यांकन कर रहे हैं वो आधार लगातार चलते रहे। जैसे कि आप विद्यार्थी के मूल्यांकन कर रहे हैं तो उनके शिक्षा के आधार पर आप मूल्यांकन करेंगे, समाज के मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर मूल्यांकन करेंगे, इस प्रकार से, जिससे यह पता चलता है कि शिक्षकों का क्या जानना चाहिए और क्या करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि ये क्या होता है, जो मूल्यांकन करता है वह किस क्षेत्र का मूल्यांकन कर रहे हैं, वह क्या है, ये उनको जानना चाहिए। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, आप विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमें क्या जानना चाहिए, विद्यार्थियों की मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, ये जानना चाहिए, इसमें हमें सक्षम होना चाहिए। ये इसके अतिरिक्त शिक्षकों को अपने प्रदर्शन पर नियमित रूप से समय पर प्रतिक्रिया और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यानी कि
इसमें क्या कहा गया है, जो इस उच्च स्तर समर्थन के साथ मूल्यांकन में जो शिक्षक है, यानी कि हम जो आपको अध्ययन करा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, नियमित रूप से यानी कि लगातार रूप से समय समय पर अपनी जो प्रतिक्रिया है और जो प्रदर्शन क्षमता है, मूल्यांकन क्षमता है, उसको बेहतर बनाने के लिए और भी हमें प्रयास करना चाहिए। फिर है साथ ही शिक्षकों के अतिरिक्त विद्यालय वातावरण, यानी कि जो शिक्षक है उनको छोड़ करके जो विद्यालय वातावरण है वह भी क्या करता है, शिक्षण कार्य को विद्यार्थी को प्रभावित करता है। तो जो विद्यालय वातावरण है, शिक्षण उपकरण है इत्यादि है, इन सभी को बेहतर बनाने में भी क्या करता है, मूल्यांकन जो है वो सहयोग प्रदान करता है। अर्थात इस सभी प्रक्रियाओं का लक्ष्य है शिक्षक अभ्यास में व्यवस्थित रूप से सुधार करना और छात्रों को सिखाने में वृद्धि करना है। यानी कि जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वो क्या है, जो शिक्षक लक्ष्य है, अभ्यास है, उसको व्यवस्थित रूप प्रदान करना, उसमें सुधार लाना और छात्रों में सिखाने में वृद्धि करना, ये है। फिर है विभिन्न स्रोतों के साक्ष्य को शामिल करना, यानी कि एक शिक्षक को मूल्यांकन करने से पहले क्या करना चाहिए, जितने भी मूल्यांकन के स्रोत हैं उन सभी के साक्ष्य को एकत्रित करना चाहिए। जिस क्षेत्र के मूल्यांकन कर रहे हैं उस क्षेत्र का जितने भी स्रोत है मूल्यांकन करने के, उन सभी से संबंधित जो साक्ष्य है उनको शामिल करना चाहिए। इसके बाद ही मूल्यांकन करना चाहिए ताकि मूल्यांकन जो है पूरी तरीके से और सही हो। तो उसके उदाहरण भी देख लेते हैं। सामान्य तौर पर प्रत्येक वर्ष के परीक्षणों में के आधार पर छात्र को सीखने के लाभ के उपाय शिक्षकों को बहुत कम जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि जो छात्र होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिवर्ष एग्ज़ाम दिलाते हैं और उनके परीक्षणों के आधार पर क्या होता है, छात्रों को सीखने के लाभ जो है और उसके उपाय शिक्षकों को बहुत कम जानकारी प्रदान करते हैं। यानी कि जो रिजल्ट आता है वो क्या करता है, शिक्षक को जानकारी बहुत कम प्रदान करता है, ये बताया गया इसमें। और पूरी तरह से निर्देशन की गहराई को नहीं दर्शाते, यानी कि जो ज्ञान की गहराई है उसको पूरा तरीका से नहीं दर्शाता, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ष जो परीक्षा होता है उसमें कुछ खामी होती है। फिर क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि एक संतुलित दृष्टिकोण सबसे अच्छा काम करता है। हमें क्या होना चाहिए, जो मूल्यांकन करते हैं उनको जो दृष्टिकोण है वो संतुलित होना चाहिए। असंतुलित रहेगा तो क्या होगा, परिणाम तो बुरा आएगा ही ना, रिजल्ट भी गहराई से नहीं दर्शाएंगे। ये हो गया। उदाहरण के लिए शिक्षक अवलोकन, यानी कि शिक्षक का मूल्यांकन, छात्र का मूल्यांकन, उसके कार्य का मूल्यांकन, ये सभी क्या है, संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। ये हो गया मूल्यांकन के तत्व। फिर नेक्स्ट तत्व है जानकारी का उपयोग। मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन के तत्व में जिस चीज़ के बारे में आप मूल्यांकन कर रहे हैं उसके जानकारी का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि शिक्षकों को रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए जानकारी का उपयोग होना चाहिए। यानी कि रचनात्मक मतलब क्या होता है, निर्माणात्मक, शिक्षार्थी में विभिन्न ज्ञानों का निर्माण करना, ये होता है, ताकि उन्हें शर्मिंदा न झेलना पड़े या शर्मिंदगी क्या महसूस ना हो। इसे शिक्षकों को प्रयास करना चाहिए कि जो शिक्षण है उसमें उस प्रणाली में गुणात्मक रूप से वृद्धि होती रहे। ये फिर नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रणाली में विश्वास पैदा करना। ये मूल्यांकन का नेक्स्ट तत्व है, मूल्यांकन प्रणाली में विश्वास पैदा करना। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक को अभ्यास का पालन करने के लिए एक वैध उक्ति का प्रयोग करना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे कक्षाओं का निष्पक्ष एवं निरंतर निरीक्षण कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, जो शिक्षक को एक इस प्रकार से अभ्यास का पालन करना चाहिए और वैध उक्त यानी कि एक संवैधानिक या सही तरीके का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो, यह सुनिश्चित हो सके, यानी कि यह निर्णय हो सके कि जो कक्षा में विद्यार्थी है उनकी जो मूल्यांकन है, निरीक्षण है, वह क्या है, निष्पक्ष और लगातार होते रहे। फिर है इसके अतिरिक्त शिक्षकों का कई बार अवलोकन करना चाहिए कि वो जो शिक्षक है वह इस स्तर के मूल्यांकन में सक्षम है या नहीं है। फिर अनेक पर्यवेक्षणों का उपयोग करना चाहिए। पर्यवेक्षण यानी कि प्रयोगों का उपयोग करना चाहिए। इससे शिक्षा एवं शिक्षण में आवश्यक सहयोग प्राप्त होता है। ये हो गया मूल्यांकन के एक तत्व कंप्लीट। अब फिर नेक्स्ट तत्व में अध्ययन करते हैं। मूल्यांकन का नेक्स्ट तत्व है शिक्षा विकास और मूल्यांकन को सामान्य खोर राज्य मानक संरेखन करना। यानी कि शिक्षा विकास ये भी क्या है, मूल्यांकन का एक तत्व ही है।
कई अध्ययनों से यह पता चलता है कि अधिकांश शिक्षक सामान्य को राज्य मानक को पूरा करने के लिए आवश्यक रूप से निर्देशात्मक कार्यों को संभालने में एक लंबा रास्ता तय करते हैं। यानी कि एक लंबे समय से वो क्या करते हैं, प्रयास करते रहते हैं। जबकि अधिकांश शिक्षक कक्षा प्रबंध कौशल में निपुण होते हैं। यानी कि कुछ क्या होते हैं जो कौशल जो कक्षा प्रबंधन है उसमें पहले से ही निपुण रहते हैं। बढ़िया उदाहरण के लिए शिक्षकों को लंबे समय तक बहुत सारी सामग्री व्यवस्थित करने के लिए सिखाया जाता है, जबकि उन्हें उच्च स्तर के प्रश्न पूछने या कठिन चर्चा में छात्रों को शामिल करने के लिए नहीं सिखाया जाता। ये क्या है, शिक्षक विकास। तो शिक्षा का विकास कब होगा, जब उन्हें जो उच्च स्तर के प्रश्न है उसमें या कठिन चर्चा में छात्रों को सम्मिलित करना सिखाया जाएगा, तभी क्या होगा, जो शिक्षक का है उनका विकास हो पाएगा। तो जो मूल्यांकन के तत्व है उसमें शिक्षक का भी विकास होना आवश्यक है। केवल विद्यार्थी का विकास कैसे होगा, जब शिक्षक का विकास होगा तभी तो विद्यार्थी का विकास होगा। ये फिर नेक्स्ट तत्व है शिक्षण प्रणाली को समय अनुकूल नवाचार को समायोजित करना। ये 2 पॉइंट इसमें सम्मिलित किया गया है। जो शिक्षक प्रणाली है वो क्या होना चाहिए, समय अनुकूल होना चाहिए। यह मूल्यांकन का एक तत्व है, तभी मूल्यांकन किया जा सकता है, शैक्षणिक मूल्यांकन। और नवाचार को सम्मिलित या समायोजित करना चाहिए। यानी कि जो नए नए आविष्कार है, खोज है, नए नए ज्ञान है, उनको क्या करना जाना चाहिए, अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए, फिर उनको व्यवहार में लाना चाहिए, फिर उनका मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे कि शिक्षक विकास और मूल्यांकन सार्वजनिक स्कूली शिक्षा के मिशन को प्राप्त करने के एक वाहन के रूप में होना चाहिए। यानी कि उसकी एक साधन होना चाहिए। उस मिशन को शिक्षक के एक बाहरी मॉडल से विकसित होना चाहिए जो कई स्थानों पर एक नए प्रतिमान में मौजूद हो, जो छात्रों को जीवन, कॉलेज और करियर के लिए तैयार करेगा। यानी कि मूल्यांकन क्या करता है, छात्रों को सर्वांगीण विकास करता है, जिससे क्या होता है उनका चाहे पूरी जीवन हो या कॉलेज हो या करियर हो, सभी क्या करेगा, उसको अच्छे से तैयार करेंगे। अतः शिक्षण प्रणाली समय अनुकूल नए प्रतिमानों और नवाचारों से समायोजित होना चाहिए। यह मूल्यांकन का एक प्रमुख तत्व है। यानी कि शिक्षण को क्या होना चाहिए, समय अनुकूल उनका अध्ययन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, और नए नए ज्ञानों नवाचारों जितने भी आधुनिक पद्धति हों सभी को इनमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि क्या हो सके, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। कोई भी बच्चा जो आधुनिक परिवर्तन है उसे अछूते न हो, जो नवाचार है उससे दूर न रहे। यह हो गया आपका मूल्यांकन का तत्व। अब हम अध्ययन करेंगे मूल्यांकन के प्रणाली के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन सिस्टम। मूल्यांकन प्रणाली के प्रकार। मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यांकन प्रणाली को 4 वर्गों में विभाजित किया है, जो कि निम्न प्रकार से है, और कुछ अन्य मूल्यांकन प्रणाली भी है, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम मुख्य रूप से जो 4 है उनको देखेंगे, फिर बाकी को भी देखेंगे। फर्स्ट है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। ये आपके 2016, 17, 18, 19, 20 तीनों में आपका रचनात्मक और जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है किसी न किसी तरीके से पूछ दिए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन है यह क्या है, इसकी विशेषता क्या है, गुण क्या है, लक्षण क्या है, ये देख लेते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन, तो चलिए देख लेते हैं इनकी विशेषता या लक्षण गुण। फर्स्ट है बालकों की विकास की लगातार पुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग जो बालक है उनकी लगातार पुष्टि इसके लिए किए जाते हैं, उनके फीडबैक के लिए, उनकी विचार वगैरह के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। फिर है इसके अंतर्गत शिक्षक अध्यापन यानी कि शिक्षण के दौरान यह जांच करते हैं कि बच्चों के जो अभिभूतियों हैं तथा ज्ञान को कितना प्राप्त किया है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो आप लोग अध्ययन करते रहते हैं उनकी जो आप लोगों की अभिवृत्तियां हैं तथा जो ज्ञान प्राप्त आप किए हैं वो कितना प्राप्त किए हैं, ये जांचते हैं हम, और उसके आधार पर क्या करते हैं, आपको फिर से प्रोत्साहित करते हैं, ताकि आप क्या कर सकें, आप आपकी जो उत्सुकता है, अध्ययन की उत्सुकता है, उसको और बढ़ा सकें और निर्माण कर सकें। इस प्रकार से यह मूल्यांकन अध्ययन के बीच में किया जाता है। यानी कि जो निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन है यह क्या किया जाता है,
ये जो मूल्यांकन है यह अध्ययन कार्य करते समय बीच में ही किया जाता है, बीच बीच में। जैसे कि हम आपको क्या कर रहे हैं, अध्ययन करवा रहे हैं, इसके बीच में हम आपको क्वेश्चन कर दिए, उस तथ्य से संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चन करते गए, ये क्या हो गया, निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन। इससे क्या होता है, जो विद्यार्थी होता है वो गतिशील हो जाता है और अच्छे से तरीके से अध्ययन करते हैं, ताकि किस लिए कि मैम बीच बीच में पूछ देते हैं तो हम अच्छे से अध्ययन करते हैं, ताकि हम पर क्या होगा, प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, इस प्रकार से। फिर है निर्माणात्मक मूल्यांकन को आंतरिक मूल्यांकन भी कहा जाता है। जैसे कि आपका इंटरनल एग्जाम होता है तो वो पहले होता है ना आपके मेन एग्जाम से, वैसे ही ये क्या है, निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है आंतरिक मूल्यांकन है। इसमें हम क्या करते हैं, आप लोगों की जो पकड़ है शिक्षा के प्रति उसको हम चेक करते हैं कि ये बच्चा कितना पढ़ाई में ध्यान दे रहा है और कितनी बातों को ग्रहण कर रहा है, ये इसलिए इसे आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। फिर है इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता या विसफलता यानी कि विफलता को विषय में प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है। यानी कि जिस सब्जेक्ट में विद्यार्थी या छात्र क्या होता है, असफल हो जाता है या सफल हो जाता है, असफल हो या सफल हो, लेकिन क्या करता है उसमें प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है, यानी कि फीडबैक मिलता है उनको, अच्छा है बुरा है जैसे भी है या कोई समस्या है, इस प्रकार से उनको फीडबैक मिलता है। फिर है नेक्स्ट, निर्माणात्मक मूल्यांकन छात्रों को रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, यानी कि उसको नया चार सीखने में, अपनी विकास करने में क्या होता है, मदद मिलता है, सहयोग प्राप्त होता है, उनको सक्षम बनाता है, जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति में मदद करेंगे। यानी कि उनको आगे और बेहतर सीखने में, प्रभावी प्रगति करने में, यानी कि तीव्र प्रगति करने में क्या करता है, मदद करता है, जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है यह। फिर है निर्माणात्मक मूल्यांकन में शिक्षा कक्षा में छात्रों के साथ साथ अंतःक्रिया करने के बाद सुधारात्मक प्रतिपुष्टि देता है, यानी कि फीडबैक देता है। इसमें क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, छात्रों के जो मूल्यांकन करते हैं इसके साथ साथ क्या करते हैं, छात्रों में यदि कोई कमी दिखाई देता है तो उनको क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं कि बेटा आप में ये चीज़ की कमी है तो आप इसमें थोड़ा सा और मेहनत कीजिए तो आप क्या कर पाएंगे, इसे अच्छे से कवर कर पाएंगे। ये क्या होता है, सुधारात्मक प्रतिपुष्टि या फीडबैक होता है। फिर है निर्माणात्मक मूल्यांकन में शिक्षक कक्षा में छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन में शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों को अध्ययन कराते रहता है, फिर उनके जो संदेह है किसी भी क्वेश्चन के प्रति उसको क्या करता है, स्पष्ट करता है कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पूछेंगे, फिर उनको फीडबैक देंगे, यदि आपको कोई दिक्कत है तो हमको बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। फिर छात्र क्या करता है, क्वेश्चन बताता है, फिर उसको क्वेश्चन का आंसर भी वही मिल जाता है, तो ये क्या हुआ, निर्माणात्मक मूल्यांकन हो गया, जो उनके संदेह को क्या करता है, स्पष्ट करते हैं। फिर है शिक्षक प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से शिक्षार्थी के अभिप्रेरणा की वृद्धि करता है, यानी कि उनकी अभिप्रेरणा मतलब उनकी ज्ञान की क्या करता है, उसमें वृद्धि करता है। फिर नेक्स्ट है निर्माणात्मक मूल्यांकन छात्रों को आगे चलते जाने और सीखने में प्रगति के लिए मार्ग बनाता है, यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है, रचनात्मक है, यानी कि उसके लिए क्या करता है, रचना करता है। क्या रचना करता है, जो छात्र है उसके आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए, उनको आगे सीखने के लिए, प्रगति करने के लिए क्या करता है, उनके लिए मार्ग निर्धारित करता है। फिर है यह निदानात्मक और सुधारात्मक है, यानी कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है या रचनात्मक मूल्यांकन है, यह क्या है, निदानात्मक और सुधारात्मक दोनों है। जैसे कि जो विद्यार्थी होता है उनका क्या किया जाता है, उनको जो शिक्षक होता है वो उनकी समस्याओं को पहचानता है, क्या समस्या है इस विद्यार्थी को, फिर क्या करते हैं, उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास होता है। ये क्या है, निदानात्मक और सुधारात्मक, इस प्रकार से। फिर है यह प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान है, यानी कि एक प्रक्रिया है। फिर यह छात्रों को फ्रेम सीखने में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए मंच प्रदान करते हैं, यानी कि जो छात्र है उनको क्या किया जाता है, उनके सीखने के लिए, नए नए ज्ञान सीखने के लिए, उनको सक्रिय भागीदारी के लिए उनको क्या एक स्थिति स्टैंडर्ड प्रदान करता है। मूल्यांकन जो है एक नए स्तर प्रदान करते हैं, एक नए मंच। जैसे कि आप क्या के आप एक कक्षा में हैं, आपको मूल्यांकन हो गया, यानी कि मुख्य एग्जाम हुआ, आपका रिजल्ट आया अच्छे से, फिर आप क्या करेंगे, एक नए स्टैंडर्ड पर सीखने के लिए सक्रिय हो जाएंगे, नए मंच मिलेगा आपको, नया क्लास मिलेगा, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट जो मूल्यांकन के प्रकार है वह है संयोगात्मक या संकल्पनात्मक, जिसे हम अंतिम मूल्यांकन या आपका मुख्य रिजल्ट निकलता है ना,
आपके जितने भी प्रकार के मूल्यांकन होता है, एग्ज़ाम होता है, उसके जो मार्क्स है उनके जोड़ने के बाद आपका अंतिम मूल्यांकन होता है, अंतिम रिजल्ट निकलता है, वो है इसमें संयोगात्मक या संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन जिसे कहते हैं हम, फाइनल रिजल्ट बोल दीजिए आपके शब्दों में, फाइनल रिजल्ट। यह मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है, यानी कि आपकी जो पढ़ाई सत्र है 1 साल का, 6 महीने का, 3 माह का, जैसे भी हो सत्र हो, वो क्या होता है, समाप्त होता है। फिर क्या किया जाता है, आपका एग्ज़ाम किया जाता है, एग्ज़ाम होता है, इसके बाद आपका मूल्यांकन जो है रिजल्ट आ जाता है। फिर है इसके अंतर्गत शिक्षक क्या जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक ग्रहण किया है, यानी कि आपका एग्ज़ाम तो हम लेंगे ही, तो आपको जो रिजल्ट आएगा उससे क्या पता चलेगा हमको, आपने कितना सीमा तक ज्ञान को ग्रहण किए हैं। फिर है प्रयोगात्मक मूल्यांकन में मौखिक रिपोर्ट, परियोजनाओं, लिखित परीक्षाओं और शिक्षकों द्वारा आंतरिक मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि ये जो मूल्यांकन है इसमें किन किन तथ्यों को हम सम्मिलित करके मूल्यांकन करते हैं, आपकी जो मौखिक रिपोर्ट है, यानी कि आप जो मौखिक प्रेजेंटेशन दिए रहते हैं वो, और आपकी जो प्रयोजना यानी कि प्रैक्टिकल फाइल वगैरह है ये है, आपकी जो लिखित परीक्षा है वार्षिक एग्जाम में ये वाला हो गया। और हम क्या करते हैं, आपकी जो मूल्यांकन लिए रहते हैं आंतरिक कक्षा में, कुछ क्वेश्चन पूछकर ये सभी इन सभी के जो मार्क्स हैं उनको क्या करते हैं, हम सम्मिलित करते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट रिजल्ट निकालते हैं, यानी कि फाइनल रिजल्ट ये निकलता है आपका। फिर है यह कार्यक्रम का महत्व ज्ञात करने की एक विधि है, इससे क्या होता है, बाह्य मूल्यांकन भी कहते हैं, यानी कि आपके जितने भी बाह्य जो क्रियाकलाप है उसका क्या करते हैं, हम मूल्यांकन करके एक रिजल्ट निकालते हैं। अब हो गया निदानात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या करते हैं, जो विद्यार्थी होता है पढ़ाई के दौरान क्या हो जाता है, असफल होते हैं, तो उनकी असफलता की जो कारण है उनका पता लगाते हैं। फिर उसका वो जो पता लगाते हैं वही क्या है, निदान करना, यानी कि उनको समस्याओं को पता लगाना, ये होता है निदान मूल्यांकन। ये परीक्षण अधिक विस्तृत और व्यापक होता है, यानी कि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि विद्यार्थियों को क्या दिक्कत है, वह सफल क्यों हुआ, ये ज्ञात करना क्या है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विद्यार्थियों से पहले पूछताछ की जाती है, क्या दिक्कत है बेटा आपको करके, या उनकी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है, तब जाके क्या पता चलता है, उनकी समस्या का पता चलता है। तो ये हो गया निदानात्मक मूल्यांकन। अब नेक्स्ट जो मूल्यांकन के प्रकार है वह है नेक्स्ट मूल्यांकन है जो विद्वानों ने बताया है वह है स्थानांतरण मूल्यांकन, यानी कि आपका प्लेसमेंट इवोल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, आपके किसी भी न्यू कक्षा में आपके प्रवेश होता रहता है, तो क्या रहते हैं, कुछ संस्थाओं में एग्ज़ाम लिया जाता है, जैसे कि प्रवेश एग्ज़ाम, नवोदय विद्यालय में प्रवेश के पहले कुछ एग्ज़ाम होते हैं, इस प्रकार से कुछ बड़े बड़े संस्थाओं में भी होते हैं। ये क्या होता है, जैसे कि इंटरव्यू हो गया, इस प्रकार से इसे कहते हैं स्थानांतरण मूल्यांकन। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। यह मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण सामग्री के लिए शिक्षार्थी के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है, यानी कि जैसे कि विद्यार्थी क्या हो गया, इनका स्थानांतरण मूल्यांकन ले रहे हैं, प्लेसमेंट इवोल्यूशन। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो शिक्षार्थी है इस स्टैंडर्ड के है या नहीं, ये क्या करेंगे, हम उसमें चेक करते हैं। जैसे कि आप क्या है, एमए के स्टूडेंट होंगे या आप यूजीसी के एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तो आप जिस पोस्ट के एग्ज़ाम दिला रहे हैं उस पोस्ट के आप लायक है कि नहीं, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके ये जो यूजीसी का एग्ज़ाम है वो ले रहे हैं। तो यही क्या हो जाएगा, प्लेसमेंट इवोल्यूशन, यानी कि स्थानांतरण मूल्यांकन हो गया। यानी कि आप जिस स्थान पर जाना चाहते हैं उस स्थान के लिए अनुकूल है या योग्य है, ये जांच करने के लिए ये जो मूल्यांकन है इसका प्रयोग किया जाता है। इसी लक्ष्यों के ध्यान में रखते हुए समय समय पर कक्षा के प्रारंभ में ही परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जैसे कि नवोदय विद्यालय वगैरह में कर रहे हैं अभी, या कुछ संस्थाएं यूनिवर्सिटी है वहाँ भी क्या करते हैं, प्रवेश के पहले आपका मूल्यांकन किया जाता है, ताकि छात्र की जो मानसिक स्थिति है उसका पता लगा सकें। फिर है उपचारात्मक मूल्यांकन। ये उपचारात्मक मूल्यांकन क्या होता है, आप एक निदानात्मक मूल्यांकन पढ़े हैं तीसरे नंबर पर। निदानात्मक में क्या किया जाता है, जो विद्यार्थी हैं उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को ढूंढा जाता है। ये जो मूल्यांकन है इसमें क्या किया जाता है, जो विद्यार्थी की जो परेशानी ढूंढे हैं, उनकी असफलता ढूंढे हैं, उनको क्या करता है, समझकर उनको उपचार करते हैं, यानी कि उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। यही क्या है, उपचारात्मक मूल्यांकन कहलाता है।
फिर एक और मूल्यांकन इसमें सम्मिलित करते हैं, सतत या व्यापक मूल्यांकन। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों की लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो बच्चे हैं उनकी लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं। जैसे कि क्या हुआ, बच्चे एडमिशन लिया, उससे पहले हम क्या लिए, उसका एग्ज़ाम लिए कि इस स्टैंडर्ड का है कि नहीं। इसके बाद हम क्या किए, उस बच्चे की वो स्टैंडर्ड का निकल गया, फिर उसको एडमिशन लिए, फिर उसका निरंतर हम मूल्यांकन करते रहेंगे कि बच्चे क्या हो और उत्कृष्ट हो पढ़ाई में और सफल हो। इस प्रकार से उसका मूल्यांकन निरंतर हम करते रहेंगे। और जो मूल्यांकन होता है वह क्या होता है, लगातार चलने वाला ही होता है, किसी न किसी प्रकार से उन पर मूल्यांकन होता ही रहता है। इस प्रकार से और एक प्रकार से हम क्या करते हैं, उनसे और गहराई से पूछते हैं ताकि वो क्या कर सके, बच्चे जो है और उत्कृष्ट विकास हो सके। तो इस प्रकार से ये जो मूल्यांकन के प्रकार है यह भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंड क्लास 9 में हम अध्ययन करेंगे जो मूल्यांकन प्रणाली के है उसका सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक और फोर्थ टॉपिक। हम क्लास 9 में अध्ययन किए, 8 में अध्ययन किए ये मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, और 9 में हम अध्ययन करेंगे क्रेडिट प्रणाली मूल्यांकन है वो वाला, कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन और मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार।